गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। हमने पीछे वाले वीडियो में जो बात की थी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड की जो बात थी वो हो चुकी थी। आज जो हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि की हम लोग बात करेंगे। उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन जो था वो मैंने आपको बता दिया था। वो क्या था कि मटर के दाने के आकार की ये होती है, गुलाबी रंग होता है। इसके अलावा जहाँ पे स्थित होती है उसे जो ट्रेसी का हमने बोला था। इसके अलावा 1.3 सेंटीमीटर की बताई थी और 0.5 ग्राम इसका वजन बताया था। स्त्रियों के अंदर अपेक्षाकृत ये बड़ी होती है, ये भी हमने बात की थी। सबसे महत्वपूर्ण बात हमने ये की थी, इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड इसको कहा जाता है। आज के वीडियो में आगे हम बात करेंगे। इसके बाद मैंने आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये बताया था कि इसमें दो भाग होते हैं, एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस एंड एक होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को क्या बोलते हैं? अग्रपाली बोलते हैं। और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, वो क्या होता है? पश्चपाली होता है। ठीक है, तो दोनों पालियों की हम बात करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो मैंने डायग्राम बनाया है, जिसके अंदर हम विस्तार से बात करेंगे एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के पहले भाग एडिनो हाइपोफाइसिस, जिसको बोला जाता है हिंदी में अग्रपाली। क्या बोला जाता है? अग्रपाली इसको बोला जाता है। अग्र का मतलब होता है आगे वाली, पाली का मतलब लोब्स। ठीक है, अग्रपाली एडिनो हाइपोफाइसिस इसको बोला जाता है। इसकी अगर बात करते हैं तो ये जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसके एक्टोडर्म से बनती है। किससे बनती है? भ्रूण के एक्टोडर्म से इसका निर्माण जो है वो होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये पीयूष ग्रंथि का 75% बनाता है। कितना बनाता है? 75%। अर्थात 100 में से 75% भाग जो है वो अग्रपाली का होता है। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस भाग को क्या बोला जाता है? अग्रपाली जो है वो बोला जाता है। अर्थात एडिनो हाइपोफाइसिस इसको बोला जाता है। इसके अलावा इसका निर्माण जो है वो एपिथेलियम कोशिकाओं से होता है। किससे होता है? एपिथेलियम कोशिकाओं से होता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको 3 भाग बताए थे। हमने टेबल की बात की थी इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कि इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक पहला बताया था मैंने पार्स ट्यूबरेलिसिस, दूसरा बताया था पार्स इंटरमीडिया, और तीसरा बताया था आपको जो पार्स इंटरमीडिया हो गया, पार्स ट्यूबरेलिसिस हो गया, और एक भाग आपको मैंने और बताया था। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं पार्स ट्यूबरेलिसिस की। किसकी बात करते हैं? पार्स ट्यूबरेलिसिस की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पार्स ट्यूबरेलिसिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पार्स ट्यूबरेलिसिस की। तो पार्स ट्यूबरेलिसिस की बात करते हैं तो ये कोलर के आकार का होता है। कैसा होता है? कोलर के आकार का भाग होता है। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इस भाग को क्या बोला जाता है? इस भाग को क्या बोला जाता है? पार्स ट्यूबरेलिसिस जो है वो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्स ट्यूबरेलिसिस इसको बोला जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मनुष्य में इसका आकार जो है वो अस्पष्ट होता है। मनुष्य में अगर पिट्यूटरी ग्लैंड के इस पार्स ट्यूबरेलिसिस भाग की बात करते हैं तो उसका आकार जो है वो अस्पष्ट होता है। आकार की कोई निश्चित आकृति और आकार जो है वो नहीं होता है। इसके द्वारा किसी भी हार्मोन का स्राव नहीं होता है। इसके द्वारा किसी भी हार्मोन का जो स्राव है वो नहीं होता है। ठीक है, दूसरा भाग है आपका पार्स इंटरमीडिया। कौन सा भाग है? पार्स इंटरमीडिया। इस भाग की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये तो हो गई आपकी, ये तो अग्रपाली हो गई। कौन सी पाली है? ये आपकी अग्रपाली है। इतनी कौन सी पाली है? अग्रपाली है। और ये आपकी जो है वो कौन सी पाली है? पश्चपाली है। कौन सी पाली है? पश्चपाली। इन दोनों के बीच की जो ये रेखा है, ये जो भाग है, इसको क्या बोला जाता है? पार्स इंटरमीडिया कहा जाता है। इसके द्वारा एक हार्मोन का स्राव होता है, जिसकी हम बात करेंगे। कितने हार्मोन का? एक हार्मोन का स्राव जो है वो होता है। और ये वाहिनी रहित क्षेत्र होता है। कैसा क्षेत्र होता है? वाहिनी रहित क्षेत्र होता है।
तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने एडिनो हाइपोफाइसिस के 2 भागों की बात की। तीसरा भाग है आपके पार्स डिस्टेलेसिस। ठीक है, इस भाग की बात करते हैं। तीसरा जो भाग है वो है पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस, देखिए ये जो भाग हो गया कॉलर जैसा पार्स ट्यूबरेलिस, ये मध्य का भाग हो गया पार्स इंटरमीडिया। तीसरा जो भाग है पार्स डिस्टेलिस, क्योंकि अग्रपाली की बात कर रहे हैं, ये जो इतना भाग है ये एडिनो हाइपोफाइसिस कहलाता है। पार्स डिस्टेलिस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एडिनो हाइपोफाइसिस का सबसे बड़ा भाग होता है, क्योंकि नजर भी आ रहा है ये एडिनो हाइपोफाइसिस का क्या है, सबसे बड़ा भाग होता है। मुख्य बात एक ये है। दूसरी बात अगर बात करें तो इसके द्वारा 6 हार्मोनों का स्राव किया जाता है। कितने हार्मोनों का? 6 हार्मोनों का स्रावण जो है वो किया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में दूसरा भाग है न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस का मतलब है पश्च पाली। कौन सी पाली? पश्च पाली, पीछे वाली पाली। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को क्या कहा जाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये जो भाग है इस पाली को क्या कहा जाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है वो कहा जाता है, अर्थात पश्च पाली कहा जाता है। इसका जो निर्माण है, ये जो ऊपर वाला भाग है पीयूष ग्रंथि जो है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है। किससे जुड़ी हुई रहती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है। हाइपोथैलेमस का एक भाग होता है इनफंडिबुलर। कौन सा भाग? इनफंडिबुलर। ये भाग जो है वो क्या कहलाता है? इनफंडिबुलर जो है वो कहलाता है। इस भाग से इसका जो है आगे चलकर निर्माण जो है वो होता है। ये पीयूष ग्रंथि का 1/4 भाग बनाता है, क्योंकि हमने एडिनो हाइपोफाइसिस की बात की थी तो ये 75% और इसकी न्यूरो हाइपोफाइसिस की बात करते हैं तो 25% ये बनाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके बात करें तो ये स्फेद एवं उभरा हुआ पीछे का भाग होता है। स्फेद एवं उभरा हुआ क्या होता है? पीछे की तरफ वाला भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। तीनों भागों के मैंने आपको नाम बताए थे, कौन कौन से थे? पार्स नर्वोसा, पार्स इमिनेंस और पीयूष वरंत, अर्थात इनफंडिबुलम। ठीक है, पार्स नर्वोसा, मध्य इमिनेंस और पीयूष वरंत। सबसे पहले हम पार्स नर्वोसा की बात करते हैं। तो यह हार्मोनों का संग्रहण करने का कार्य करता है। क्या करता है? हार्मोनों का संग्रहण करने का कार्य करता है और वरंत के छोर पर बड़ा एवं फुला भाग होता है। वरंत के छोर पर क्या है? बड़ा एवं फुला हुआ भाग होता है। दूसरा है बच्चों मिडेन इमिनेंस। कौन सा है? मिडेन इमिनेंस, मध्य इमिनेंस। ये जो होता है हाइपोथैलेमस के तल में स्थित होता है। यह हाइपोथैलेमस है, इसके तल में स्थित भाग को क्या कहा जाता है? मिडेन इमिनेंस कहा जाता है। कहाँ स्थित होता है? हाइपोथैलेमस के तल के अंदर। यह हाइपोथैलेमस है, इसके तल में स्थित भाग को क्या कहा जाता है? मिडेन इमिनेंस कहा जाता है। तीसरा है इनफंडिबुलम। ठीक है, पीयूष वरंत। तो ये मध्य उभार के नीचे स्थित होता है। फुला हुआ भाग होता है और मध्य उभार के नीचे स्थित होता है। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? पीयूष वरंत जो है वो बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने पिट्यूटरी ग्लैंड की संरचना की बात की। ये डायग्राम जो है आपको बनाना है, ये सेम टू सेम मैं आपको डाल दूंगा, ऐसा ही आपको बनाना है। इसको आपको पश्च पाली लिखना है और ये कौन सी होगी? आपकी अग्रपाली होगी, जिसके 3 भाग हो गए। इधर आप तीनों भाग इसके लिख सकते हो। अब आगे बात करते हैं इनके द्वारा स्रावित हार्मोनों की बात करते हैं, कौन कौन से वो हार्मोन है, और बाद में इनसे संबंधित रोगों की बात करते हैं। संरचना हमने पढ़ ली। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दोनों पालियों से संबंधित हार्मोनों की, और उनके कार्यों की बात हम लोग करने वाले हैं कि एडिनो हाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन एंड उनके जो कार्य हैं उनकी हम विस्तार से बात करेंगे। साथ में उनसे संबंधित रोगों की भी बात जो है वो करेंगे। बाद में हमारा पीयूष ग्रंथि जो है वो पूरी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है पीयूष ग्रंथि, ध्यान रखना। तो सबसे पहले 1 नंबर हार्मोन जो है वो है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, या इसको वर्दी हार्मोन बोला जाता है। या इसको क्या बोला जाता है? वर्दी हार्मोन जो है वो बोला जाता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या वर्दी हार्मोन इसको जो है वो बोला जाता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, शॉर्ट में STH, सोमे T का ट्रोपिक, H का हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन अर्थात GH,
शॉर्ट में इसको STH या फिर GH भी बोला जा सकता है। इसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, इसके कार्यों की बात करते हैं। बहुत सारे कार्य हैं जो हमारे शरीर से संबंधित हैं। देखिए सबसे पहले तो शरीर की वृद्धि को प्रेरित करता है। महत्वपूर्ण बात यही है, शरीर की वृद्धि को प्रेरित करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वृद्धि हार्मोन कहा जाता है। जिससे क्या होगा, अस्थियों एवं पेशियों का जो विकास है वो होगा। अस्थियों एवं पेशियों का क्या होगा, विकास है वो होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऊतकों के क्षय को रोकता है। ऊतकों जो टिश्यूज हैं उनकी हानि जो होती है उसको रोकने का कार्य करता है। वसा के विघटन एवं उपयोग को प्रेरित करता है। वसा को तोड़ने का कार्य और बाद में उसके उपयोग को क्या करता है, प्रेरित करता है। दूध स्राव को भी प्रेरित करता है। वैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन भी इसमें काम आता है, लेकिन सोमेटोट्रोपिक भी ये कार्य करता है। दूध स्रावण का कार्य भी ये करता है, प्रेरित करने का कार्य करता है। शरीर के अंदर यूरिया तथा मूत्र निष्कासन में वृद्धि करता है। यूरिया तथा जो यूराइन है उसके निष्कासन में क्या करता है, ये वृद्धि करता है। अब महत्वपूर्ण बात ये है, लीवर के अंदर, किसके अंदर, लीवर के अंदर ये क्या करता है, जो एमिनो अम्ल होते हैं, कौन होते हैं, एमिनो अम्ल होते हैं, उनको ग्लूकोज में बदलता है। उनको किस में बदलता है, ग्लूकोज में। अर्थात फॉर्मेशन ऑफ क्या करता है, ग्लूकोज। फॉर्मेशन ऑफ क्या करता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का संश्लेषण करता है। इस क्रिया को, एमिनो अम्लों से ग्लूकोज बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। जेनेसिस का ग्लूको मतलब ग्लूकोज और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण होना। शब्द पहले लगा हुआ हो तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको गेमेटोजेनेसिस, सपर्मेटोजेनेसिस, यूजेनेसिस बताया था, वैसे ही ग्लूकोज के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ये ग्लूकोज जो है इसको आगे ये ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य भी करता है। किस में बदलने का, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य भी करता है। इस क्रिया को बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। अर्थात ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया ग्लाइकोजेनेसिस और एमिनो अम्ल से ग्लूकोज बनने की क्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। इसको भी ये बढ़ाता है, क्या करता है, इसमें भी ये क्या करता है, ग्रोथ जो है वो करता है। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित रोगों की, कि इस वृद्धि हार्मोन या STH हार्मोन के अल्पस्राव व अतिस्राव से होने वाले रोगों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अल्पस्राव व अतिस्राव से होने वाले जो रोग होते हैं उनकी बात करते हैं, जिनमें पहला जो है बोनापन, दूसरा महाकायिता, तीसरा अग्रतिकायिता, तीसरा चौथा जो है सीमन रोग जो है वो होता है। इनके हम विस्तार से बात करते हैं कि बोनापन क्या होता है, महाकायिता क्या होती है, अग्रतिकायिता क्या होती है और सीमन रोग जो है वो क्या होते हैं। देखिए तो सबसे पहले बोनापन, एक नंबर रोग की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक नंबर रोग की बात कर लेते हैं। बोनापन, एक नंबर मैंने आपको क्या बताया, बोनापन। प्यारे बच्चों, बोनापन की अगर बात करें तो ड्वार्फिज्म इसको बोला जाता है, DWARFISM, ठीक है, ड्वार्फ बोला जाता है वैसे। तो बोनापन हो गया ना। तो बोनापन जो है ये वृद्धि हार्मोन के अल्पस्राव से होता है। जो GH है उसके अल्पस्राव से होता है। क्या होता है, उसके अल्पस्राव से होता है। होता क्या है, व्यक्ति जो है वो बोना रह जाता है। अब ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं होगी कि बोना व्यक्ति को क्या होता है, बोना क्या समस्या क्या है बोने की। अर्थात लंबा और बोनापन एक दूसरे के विपरीत, अधिक लंबा होना और बोना होना मतलब व्यक्ति का छोटा रह जाना, उसकी जो हाइट होती है वो कम रह जाती है, उसे क्या बोला जाता है, बोनापन बोला जाता है। ऐसे व्यक्ति प्राय नपुंसक भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नपुंसक या फिर बांझ भी हो सकते हैं। बांझ, ठीक है, दो शब्द हो रहा है, नपुंसक एवं बांझ। नपुंसक का मतलब होता है जिनके जो सेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं, अर्थात सेक्स लिंग जो होते हैं वो काम नहीं करते हों। अर्थात बांझ का मतलब होता है बच्चे को उत्पन्न नहीं देने वाले। अगर काम भी करते हैं तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, ठीक है। जिनको मीजेटस बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, मीजेटस। ये शब्द भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजेटस क्या बोला जाता है, इनको मीजेटस प्यारे बच्चों बोला जाता है। ये व्यक्ति बुद्धि के विकास में सामान्य होते हैं। इनकी जो अगर हम नॉलेज की बात करें तो ये बच्चे जो हैं वो सामान्य होते हैं, साधारण सिंपल होते हैं। साथ ही किसकी बात करें हम,
भाई अल्पस्राव की बात कर रहे हैं, व्यक्ति बोना रह जाता है, नपुंसक में बांझ होता है जिसे मिजेटस बोला जाता है, और ये बुद्धि जो है वो सामान्य होती है। अगर हम बात करें यंग के अंदर, तो इस यंग मैन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो दुर्बलता आ जाती है, शरीर में क्या आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है, साथ ही जनन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, जनन क्षमता जो होती है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, इस बौनेपन को एटिलियोसिस भी कहा जाता है। बौनेपन को क्या कहा जाता है, एटिलियोसिस। प्यारे बच्चों, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको याद रखने बहुत जरूरी है। जैसे सीधा प्रश्न मिजेटस आ जाए, क्या उत्तर दोगे, एटिलियोसिस आ जाए तो क्या उत्तर दोगे। तो दोनों ही शब्द बौनेपन से संबंधित है। नपुंसक में बांझ होना मिजेटस हो गया, ठीक है, जो बौनेपन से संबंधित है। ये आपके 1 नंबर रोग हो गया। 2 नंबर बात करते हैं महाकायता। महाकायता इंग्लिश में इसको बोलते हैं गिगेंटिज्म। ठीक है, महाकायता की बात करते हैं। देखिए, वृद्धि हार्मोन के जो अतिस्रावन के कारण ही ये होता है। ये अल्पस्राव से था, ये क्या होगा, अतिस्राव से। अति महाकायता का, महा का मतलब बड़ा, काय का मतलब शरीर। शरीर जो है मनुष्य जो है वो अधिक लंबा हो जाता है, अर्थात 7 से 8 फुट लंबा हो जाता है। 7 से 8 फीट जो है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। महाकायता, शरीर अधिक लंबा हो जाता है, किसके कारण, अतिस्राव के कारण। ठीक है, और हाथ पैर की अस्थियां भी क्या हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। आपने देखे भी होंगे टीवी न्यूज़ वगैरह में कि व्यक्ति 7 फुट इतने इंच का है, इतने का है। ठीक है, तो महाकायता का मतलब है अतिस्राव से व्यक्ति जो है अधिक लंबा हो जाता है। 3 नंबर है प्यारे बच्चों अग्रातिकायता। अग्रातिकायता कौन सी, अग्रातिकायता, इसको बोला जाता है एक्रोमेगली। एक्रोमेगली, क्या बोला जाता है, एक्रोमेगली बोला जाता है। ठीक है, अग्रातिकायता की अगर बात करें तो ये भी अतिस्रावन से होता है। जब यंग फेज चल रही होती है उस समय ये अतिस्रावन के कारण ही ये रोग होता है। किस कारण से होता है, अतिस्रावन के कारण ये रोग होता है। इससे क्या होगा, जबड़ों की हड्डियां लंबी व गालों की अस्थियां उभरी हुई व हड्डियों की लंबाई में अधिक, हड्डियां लंबाई की तुलना में अधिक क्या हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं। ठीक है, जबड़ों की हड्डियां बढ़ जाती हैं, गालों की अस्थियां उभरी हुई हो जाती हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो हड्डियां लंबाई की तुलना में अधिक क्या हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं। जिससे क्या होगा, शरीर जो होगा ना वो अनुपातहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुपातहीन, अर्थात शरीर जो है वो बेडोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेडोल, मतलब आप मारवाड़ी भाषा में बोलना को जो शरीर हो जागो, सही शरीर कौन रहे, बिंग जो ऊंच नीच कहीं कोई हड्डी लंबी हो जाएगी, ठीक है, जबड़े बड़े हो जाएंगे, जिसे मतलब सुंदर नहीं लगेगा, अन्य मानव की तरह वो नहीं होगा, जिसे हम बेडोल बोल सकते हैं। तो उसका रूप जो है वो बुरा और बेडोल हो जाए, कुरूप हो जाएगा। कुरूप का यहाँ पे मतलब ये है कि अन्य मानव के समान उसका जो रूप है वो नहीं होगा, जिसे शरीर बता दिया आपको, इसे ही क्या कहा जाता है, अग्रातिकायता कहा जाता है। क्या बोला जाता है, अग्रातिकायता बोला जाता है। कभी कभी कशेरुक दंड के झुक जाने से कारण कुबड़ा हो जाता है। आपने कुबड़े व्यक्ति भी देखे होंगे। ठीक है, तो ये इस पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन हैं उनके अतिस्राव, वृद्धि हार्मोन है, उनके अतिस्राव के कारण रीढ़ की हड्डी है वो झुक जाती है। कशेरुक दंड जो होती है वो क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, और झुक जाने के कारण क्या होगा, व्यक्ति जो है वो कुबड़ा या काइफाइसिस, KYPHOSIS, काइफाइसिस उसको बोला जाता है। 4 नंबर है प्यारे बच्चों सीमन रोग। कौन सा रोग है, सीमन रोग। 4 नंबर है सीमन रोग। सीमन रोग की अगर हम बात करते हैं तो ये पूर्ण वृद्धि के बाद यदि वृद्धि हार्मोन अल्पस्राव हो तो मनुष्य के जो उत्तक हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उत्तक के नष्ट होने हो जाते हैं, जिसे मनुष्य पहले से वृद्धि और अधिक कमज़ोर हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, सीमन रोग बोला जाता है। पहले से क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, जिसे क्या बोला जाता है, सीमन रोग बोला जाता है। तो ये 3 बोनापन, 4 बोनापन और महाकायता, अग्रातिकायता और सीमन रोग की हमने बात कर ली। अब हम 2 नंबर हार्मोन की बात करते हैं। ये तो GH हार्मोन की बात हो गई। 2 नंबर हार्मोन की बात करते हैं जो होता है
गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इंग्लिश में इसको, शॉर्ट में इसको GTS, जी का गोनेडो, T का ट्रोपिक और H का हार्मोन। जैसे STH पढ़ा था हमने सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, वैसे ही इसका शॉर्ट रूप क्या होगा, GTS। ठीक है, इस हार्मोन की बात करते हैं तो ये हार्मोन जो है वो नर व मादा में क्रम से अलग अलग जो जनन अंग है उनको उत्तेजित करता है। जैसे मेल के अंदर अगर हम बात करें तो ये टेस्टिस्को एंड फीमेल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो ये ओवेरी को जो है क्या करता है, उत्तेजित करता है। नर व मादा जनन अंगों की परिपक्वता तथा क्रियाशीलता के लिए ये उत्तरदायी होता है। इनकी जो क्रियाशीलता है उसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। यह हार्मोन गुप्त अंग, देखो आपने कहीं दीवार या पर कहीं पे लिखा होगा यहाँ पे गुप्त अंगों की जांच होती है इस हॉस्पिटल के अंदर। गुप्त अंग, सभी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, गुप्त अंग बोला जाता है। ठीक है, जनन ग्रंथियाँ हैं तथा अन्य सहायक जनन अंग हैं, उनकी सहक्रियता के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। ये 2 प्रकार का होता है। GTS कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होते हैं इसके, 2 प्रकार का ये होता है। पहले प्रकार की अगर बात करें तो पुटकीय प्रेरक हार्मोन, हम पहले भी ये नाम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे और देख लेते हैं। हमने जब 8वीं यूनिट आपके की थी तब ये नाम आया था पुटकीय प्रेरक हार्मोन, आपको याद आ जाएगा। इसको शॉर्ट में FSH बोला जाता है। शॉर्ट में क्या बोला जाता है, FSH, अर्थात फोलिकल, आपको शॉर्ट वाले नाम भी याद रखने हैं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बताया था ना मैंने आपको, कहाँ बताया था, जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको ये बताया था। तो ये जो है क्या करता है, उजेनेसिस या जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसमें ये काम आते हैं। ये FSH जो होता है ये महिलाओं में जब अंडाशय पुटकीय वृद्धि व अनेक परिपक्वन तथा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के स्राव को उत्तेजित करता है। एक तो अंडाशय पुटकीय वृद्धि को, इसके अलावा जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है मादा के द्वारा, कौन सा, एस्ट्रोजन, इसके स्राव को क्या करता है, प्रेरित करता है। साथ ही पुरुषों के अंदर शुक्र जनन नलिकाएं सेमेनिफेरस ट्यूबुलस जो होती हैं उनकी वृद्धि एवं मैं आपको बता देता हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस किसे बोलते हैं, शुक्राणु निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। इसको भी ये क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। इसको भी ये क्या करते हैं, प्रेरित जो है वो करते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं युग्मकों के निर्माण और उनके विकास से संबंधित होता है ये, इसलिए इस हार्मोन को गेमेटोकाइनेटिक कारक भी कहा जाता है। देखो किससे संबंधित होता है, गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस को हिंदी में युग्मक जनन कहा जाता है, पढ़ चुके हैं। युग्मक जनन मतलब उजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस से संबंधित होता है, इसलिए इस हार्मोन को क्या बोला जाता है, याद रख लेना, गेमेटोकाइनेटिक कारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गेमेटोकाइनेटिक कारक इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर हार्मोन, इसके 2 नंबर प्रकार की बात करते हैं, लुटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा है, लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी हम पढ़ चुके हैं हार्मोन, या इस हार्मोन को बोला जाता है अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन। अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन, शॉर्ट में इसको LH बोला जाता है, या बोला जाता है ICSH, LH या ICH, ज़्यादातर LH। मैंने बताया था आपको, मादा में मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 14वें दिन ये अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है, जिसे LH सरज कहा जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ICSH के फुल फॉर्म क्या हो गई, इंटरनिसीलियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यह हार्मोन पुरुषों में वर्षण के अंतराली या लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करता है, पुरुषों के अंतराली और लीडिंग कोशिकाओं को प्रेरित करता है, या नर हार्मोन का स्राव करता है। कौन से, एंड्रोजन नर हार्मोन का जो है स्राव, ये एस्ट्रोजन का और ये किसका, एंड्रोजन का। साथ ही स्त्रियों में जो ग्राफियन पुट्टिका होती है, कौन सी, ग्राफियन पुट्टिका जो होती है, उसके परिपक्वन अंडोत्सर्ग, जब अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है, अंडोत्सर्ग व कार्पस लूटियम के विकास को क्या करता है, कार्पस
लुटियम के विकास को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, मादा में ये कार्पस लुटियम कोशिकाओं द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव भी करता है। कौन से, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव भी करता है। तो मादा के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, नर के द्वारा एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। ये था गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के उदाहरण। इसके बाद हम बात के दोनों प्रकार पढ़ ली। 3 नंबर जो है थायराइड उत्तेजक हार्मोन, कौन सा है, थायराइड उत्तेजक हार्मोन। थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH, आगे भी नाम आएगा ये, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन जो है ग्लाइकोप्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन ये होती है। ये ध्यान रखना, कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। यह हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं नियमन का कार्य करता है। आगे भी आएगा थायराइड, आगे वाली ग्रंथि जो हम पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड की वृद्धि को एवं नियमन का कार्य करता है और हाइपोथैलेमस के थायरोट्रोपिन मुक्ति हार्मोन से प्रेरित होता है। 4 नंबर है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन अर्थात ACTH। ठीक है, यह हार्मोन जो है अधिवृक्क कोर्टेक्स भाग की वृद्धि उसे निकलने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। फिर उसके अगर भाग को क्या कहा जाता है, कार्टोट्रोपिक कोशिकाओं द्वारा इस हार्मोन का जो है वो स्राव होता है। 5 नंबर है प्यारे बच्चों लेक्टोजेनिक ट्रोपिक या प्रोलेक्टिन, या कौन सा, प्रोलेक्टिन, ध्यान देना यहाँ पे, या मेमोट्रोपिक हार्मोन, मेमोट्रोपिक हार्मोन। देखिए ये हार्मोन जो होता है पीयूष ग्रंथि के लेप्टोट्रोपिक कोशिकाओं द्वारा, कौन सी, लेप्टोट्रोपिक कोशिकाओं द्वारा होता है। स्त्रियों में ये स्तनों में वृद्धि करता है। स्त्रियों के जो स्तन होते हैं उनमें क्या करता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो गर्भावस्था में स्तन की वृद्धि करता है। इसके साथ ही दूध को प्रेरित करता है, दूध स्राव को क्या करता है, प्रेरित जो है वो करता है, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दूध जनक हार्मोन भी कहा जाता है। लेक्टोजेनिक, क्या बोला जाता है, लेक्टोजेनिक या दूध स्राव हार्मोन भी, दूध जनक हार्मोन भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें 6 नंबर की बात करते हैं। 6 नंबर आपके जो है वो है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। ठीक है, इसे MSH बोला जाता है, MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी अगर बात करते हैं तो इसे इंटरमीडियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरमीडियन, ये आपको ध्यान में रखना है, क्या बोला जाता है, इंटरमीडियन भी इसको बोला जाता है। यह जो है पार्स इंटरमीडिया द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा, पार्स इंटरमीडिया, जो एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस के बीच का मध्य की रेखा होती है उस पार्स इंटरमीडिया कहा जाता है। उसके द्वारा इंटरमीडियन हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। यह रंगा कोशिकाओं के मेलानिन के कणों को फैलाकर गहरा रंग करता है, जिससे त्वचा पर तिल बनते हैं तथा चकत्ते बनते हैं। त्वचा पर तिल आपके भी होंगे, तिल बनते हैं, साथ में चकत्ते बनते हैं, वो इसी के कारण बनते हैं, मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन MSH के कारण बनते हैं। इसके बाद में लास्ट हमारा है न्यूरो हाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित हार्मोन। किसके द्वारा, न्यूरो हाइपोफाइसिस द्वारा स्रावित हार्मोन। तो प्यारे बच्चों, न्यूरो या पस पाली द्वारा स्रावित हार्मोन 2 हार्मोन आपके दे रखे हैं। एक तो दे रखा है आपके वेसोप्रेसिन, पहला कौन सा है, वेसोप्रेसिन, पहला है वेसोप्रेसिन, या इसको बोला जाता है एंटीडाईयूरेटिक ADH। ठीक है ना, वेसोप्रेसिन या ADH इसको बोला जाता है। यह वर्कक नलिकाओं द्वारा जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। जो वर्कक नलिकाएं होती हैं उनमें जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, इसलिए इसको मूत्र विरोधी हार्मोन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मूत्र विरोधी हार्मोन इसको बोला जाता है। ठीक है, इसकी कमी से मूत्र के साथ जल की अत्यधिक मात्रा
रहने के कारण मूत्र पतला और रुधिर जो है वो गाढ़ा हो जाता है, जिसको मूत्र लता बोला जाता है। मूत्र लता किसे बोलेंगे? जब मूत्र में जल की मात्रा अधिक हो जाएगी। मूत्र में किसकी मात्रा अधिक हो जाएगी? जल की मात्रा अधिक हो जाएगी। इस कारण व्यक्ति मूत्र के अत्यधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो बोला जाता है। यह हार्मोन रक्तदाब भी बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? बीपी भी है वो बढ़ाता है। ठीक है। इसके बाद में 2 नंबर हार्मोन जो है वो है ऑक्सीटोसिन। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। ये भी इम्पोर्टेंट हार्मोन है प्यारे बच्चों। ऑक्सीटोसिन की अगर हम लोग बात करें, या इसको पिटोसिन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन या इसको पिटोसिन जो है वो बोला जाता है। यह स्त्रियों में गर्भावस्था के अंतिम काल में गर्भाशय की दीवार की अनिच्छिक पेशियों को संकुचन करता है। जब मान लीजिए गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा है, वो 9 महीने की अवधि लगभग पूर्ण करने के कगार पे होता है, उस समय प्रसव पीड़ा होती है। क्या होती है? प्रसव पीड़ा उत्पन्न कर शिशु को जन्म देता है, तब कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन। कई बार ये पीड़ा प्रसव पीड़ा नहीं होने के कारण ये बाहर से भी दिया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से ये दिया जाता है, और ये दुग्ध को निष्कासन को भी प्रेरित करता है। प्रसव के बाद में जो स्तन होते हैं, उन स्तन ग्रंथियों द्वारा दूध को निकालने का भी या निष्कासित करने को भी प्रेरित ये करता है। तो ऑक्सीटोसिन प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, जिससे शिशु का जन्म होता है। प्रोलेक्टिन दुग्ध हार्मोन या प्रोलेक्टिन इसको बोल दिया, इलेक्ट्रोजेनिक दुग्ध जनक हार्मोन। इसके अलावा मिलेनोसाइट तिल से संबंधित है, इंटरमीडिया द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है। तो ये पीयूष ग्रंथि से संबंधित हमने पूरी बात जो है वो कर ली। इसके बाद हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे थायराइड ग्रंथि या ओटो ग्रंथि की जो है वो बात करेंगे।